रात के 12 बजे गांव की पुरानी हवेली में किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज गूंज रही थी। लोग कहते थे वहां रागिनी नाम की औरत रहती थी जो काला जादू करती थी। कोई भी उसके घर के पास नहीं जाता था। एक रात आरव ने हिम्मत दिखाते हुए हवेली में कदम रखा। अंदर अंधेरा था, टेबल पर खोपड़ी और लाल धागे रखे थे। अचानक दीवार पर एक परछाई हिली और आवाज आई, तू मेरे मंत्र में खलल डालने आया है? आरव ने भागना चाहा पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फर्श से धागे उठे और उसके पैरों में लिपट गए। खोपड़ी की आंखों में नीली आग जल उठी। धीरे धीरे हवेली में सन्नाटा फैल गया। सुबह लोगों को बस आरव का मोबाइल और एक बुझी मोमबत्ती मिली। कहते हैं आज भी आधी रात को वही आवाज आती है, मेरा काला जादू अधूरा है। 3 दिन बीत चुके थे। आरव का कोई पता नहीं था। गांव वाले डर के मारे हवेली के पास भी नहीं जाते थे। रात के वक्त आरव की मां को अचानक घर के बाहर से आवाज सुनाई दी, मां दरवाजा खोलो। आवाज आरव की थी। वो भागकर बाहर आई पर वहां कोई नहीं था। बस मिट्टी में गीले पैरों के निशान हवेली की ओर जा रहे थे। अगली सुबह कुछ बच्चों ने बताया कि उन्होंने हवेली की खिड़की पर आरव को खड़ा देखा, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं और हाथ में वही मोमबत्ती जल रही थी। जब लोग अंदर गए टेबल पर लिखा था, अब मैं जिंदा नहीं, बस रागिनी का हिस्सा हूं। उस दिन के बाद हवेली से हर रात 2 आवाजें आने लगीं, एक रागिनी की और दूसरी आरव की, जो कहती थी काला जादू अब पूरा हो गया। के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। हर रात किसी न किसी के घर की दीवार पर लाल निशान उभर आते थे, जैसे किसी ने खून से बनाए हों। बुजुर्ग कहते थे ये उस हवेली का श्राप है, अब रागिनी और आरव की आत्माएं भटक रही हैं। एक रात पंडित शिवनारायण ने उस हवेली में तंत्र मंत्र से पूजा शुरू की। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़े, दीवारें कांपने लगी। अचानक आरव की आवाज आई, रुको, उसने मुझे बंद किया था, अब तुम भी नहीं बचोगे। कमरे की हवा ठंडी हो गई, दिए अपने आप बुझ गए और रागिनी की परछाई पंडित के पीछे आ खड़ी हुई। उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। अगली सुबह लोगों को हवेली के दरवाजे पर सिर्फ राख और एक लाल धागा मिला। उसके बाद कोई भी वहां दोबारा नहीं गया। कहते हैं अब हवेली के पास से गुजरो तो हवा फुसफुसाती है, श्राप अभी बाकी है। गांव वाले डर से घरों में बंद रहते, पर आयुष आरव का सबसे अच्छा दोस्त इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि आरव मर चुका है। उसने तय किया कि वो हवेली में जाकर अपने दोस्त को वापस लाएगा, चाहे कुछ भी हो। अंधेरी रात, हाथ में टॉर्च और गले में भगवान का लॉकेट लेकर आयुष हवेली के अंदर चला गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, दीवारों पर हाथों के काले निशान उभरते गए। अचानक उसके सामने आरव की परछाई दिखाई दी, पूरी काली आंखें। आरव बोला, भाग जा, वरना तू भी मेरा जैसा हो जाएगा। आयुष ने कांपते हुए लॉकेट उसकी गर्दन में डाल दिया। एक तेज चीख गूंजी, रागिनी का जादू टूटने लगा। हवेली की दीवारें गिरने लगीं। आरव जमीन पर बेहोश हो गया। सुबह होने पर लोग वहां पहुंचे तो आरव जिंदा था, लेकिन उसने एक बात कही जिसने सबको डरा दिया, रागिनी गई नहीं, वो सिर्फ किसी और शरीर की तलाश में निकली है। अब ठीक दिखता था, पर उसकी आंखों में अजीब चमक थी। गांव वाले खुश थे कि वो लौट आया, मगर आयुष को कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। हर रात आरव अकेले में हवेली की दिशा में देखता और बड़बड़ाता, वो अब भी मुझे बुला रही है। एक दिन आयुष ने उसका पीछा किया। रात के 3 बजे आरव फिर हवेली में गया, जहां अब बस खंडहर और राख बची थी। अंदर पहुंचते ही उसने दीवार छुई और अचानक हवेली की राख से रागिनी की आकृति बन गई। रागिनी मुस्कुराई, मेरा शरीर लौट आया। अगले पल आरव की चीख गूंजी और वो जमीन पर गिर पड़ा। जब आयुष पहुंचा, वहां बस आरव का लॉकेट था और दरवाजे पर रागिनी खड़ी थी, बिल्कुल इंसानों जैसी, मुस्कुराती हुई। अब गांव में एक नई औरत रहती है, दिखने में रागिनी जैसी, जो हर अमावस्या की रात किसी को गायब कर देती है। कहते हैं वो आज भी फुसफुसाती है, काला जादू कभी खत्म नहीं होता। शांति लौट आई थी ऊपरी तौर पर धीरे धीरे लोग फिर से गायब होने लगे। हर बार वही निशान, लाल धागा, राख और एक अधजली मोमबत्ती। आयुष अब शहर चला गया था, मगर एक रात उसे आरव के नंबर से कॉल आया। लाइन पर सन्नाटा था, फिर वही जानी पहचानी आवाज, आयुष तू भाग नहीं सकता। वो घबराकर गांव लौटा। हवेली अब पूरी तरह खंडहर थी, पर उसके भीतर एक नया कमरा बन चुका था। काली दीवारें और बीच में आरव की पुरानी फोटो। उस फोटो पर किसी ने लिखा था, अगला कौन? अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। आयुष पलटा, सामने रागिनी नहीं, बल्कि उसकी छोटी बहन रीमा खड़ी थी, आंखों में वही नीली चमक। वो मुस्कुराई और बोली, अब मेरा नाम रागिनी है। आयुष समझ गया, अब काला जादू ने नया शरीर पा लिया है और खेल फिर से शुरू हो गया। अगर कहानी पसंद आई तो कमेंट में भूत लिखो और सब्सक्राइब जरूर करो।
दिल्ली में नई मालकिन थी रीमा। उसकी मुस्कान में मासूमियत थी, पर आंखों में वही नीली चमक जो कभी रागिनी की थी। गांव में फिर डर लौट आया। मवेशी मरने लगे, पेड़ों पर नींबू लाल धागे टंगे दिखने लगे। आयुष ने बहन को बचाने की ठानी। रात में उसने मंत्रों की किताब और पंडित का दिया हुआ काला पत्थर लेकर हवेली में कदम रखा। अंदर रीमा बैठी थी, सामने दिया जल रहा था और चारों ओर राख उड़ रही थी। रीमा बोली, भैया देर हो गई, अब रागिनी और मैं एक हो गए हैं। उसकी आवाज दो सुरों में गूंज रही थी, एक रीमा की, एक रागिनी की। आयुष ने पत्थर उसकी ओर फेंका। कमरे में तेज नीली रोशनी फैली, हवेली कांप उठी और चीख गूंजी, तू मुझे फिर से बांध नहीं सकता। जब सब थमा तो हवेली राख में बदल चुकी थी। रीमा जमीन पर बेहोश थी, पर उसके माथे पर रागिनी का वही निशान था। कहते हैं उस रात हवेली तो खत्म हो गई, पर हवा में अब भी एक फुसफुसाहट तैरती है। शरीर बदले जाते हैं, आत्माएं नहीं। अगर कहानी पसंद आई तो कमेंट में भूत लिखो और सब्सक्राइब कर लो।